नमस्कार, मैं हूं भावना गुप्ता। अच्छी सेहत के लिए जरूरी है अच्छी नींद। नींद का हमारे जीवन में खास महत्व होता है। अगर हम सुकून से सो रहे हैं तो हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, दिन भर एनर्जेटिक रहेंगे। लेकिन कई लोग नींद को प्राथमिकता नहीं देते। अच्छी नींद ना आने से कई बड़ी बीमारियां हो सकती हैं, शायद हमें इसका अंदाजा नहीं होता। देखिए रिपोर्ट। भारत में 90% से ज्यादा लोग स्लीप डिसऑर्डर यानी नींद की समस्या के शिकार हैं। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 2% लोगों को ही अपनी बीमारी की जानकारी होती है। 88% लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको स्लीप डिसऑर्डर है। हम अक्सर नींद के दौरान खर्राटे लेने और सोते सोते सांस रुक जाने की समस्या को नजरअंदाज कर देते हैं। शायद हम ये नहीं जानते कि हमें स्लीप एपनिया है। नींद की समस्याओं से लोगों को जागरूक करने के लिए 13 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है। अगले आधे घंटे में आपको बताएंगे स्लीप एपनिया के बारे में, इसके लक्षण क्या हैं, कैसे आप इससे बच सकते हैं। और इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर के शर्मा, सीनियर कंसल्टेंट एनएचओडी पल्मोनरी स्लीप मेडिसिन, एटर्नल हार्ट केयर सेंटर। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि नींद क्यों जरूरी है, इसका हमारे शारीरिक और हमारी मानसिक सेहत पर क्या प्रभाव पड़ता है? जी, मैं नींद के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जैसे हम जो नींद कहते हैं वो हमारी पूरी रात में साइकिल में चलती रहती है। कई सारी स्टेजिंग होती है इसकी। पहले गियर चेंज होते हैं जैसे गाड़ी के, वैसे ही नींद के भी स्टेजेस चेंज होती है। N1, N2, N3 और रैम स्लीप। N3 और रैम स्लीप जो होती है वो डीप स्लीप होती है, जिसमें हमारा माइंड रिलैक्स होता है और जिसके अंदर काफ़ी रिलैक्सेशन महसूस करते हैं। और जो स्लीप का साइकिल का ड्यूरेशन होता है ये 90 मिनट से 110 मिनट का होता है। और रैम स्लीप होती है जिसमें हम लोग डीप स्लीप में होते हैं, ये उम्र के साथ साथ घटती जाती है। तो अगर आप मेरे से पूछे कितनी स्लीप ज़रूरी है, तो बच्चों में जैसे हम देखते हैं यूजुअली 14 से 18 घंटे तक वो लोग सोते हैं और उनमें रैम स्लीप बहुत ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है स्लीप का ड्यूरेशन कम होता जाता है और रैम स्लीप भी कम होती जाती है। जैसे एल्डरली की मैं बात करूं, 60 या 65 साल से ऊपर के लोग, तो यूजुअली इनको 6 से 7 घंटे की नींद होती है, उनको रैम स्लीप का ड्यूरेशन बहुत कम हो जाता है। जो बच्चों में हम लोग देखते हैं यूजुअली 40 से 50% रैम स्लीप होती है, बड़ों में वो लगभग 8 से 10% तक हो जाती है। सो अगर ये स्लीप आपको नहीं आएगी या डीप स्लीप नहीं आएगी तो आपको क्या होगा? आपको थोड़े दिनों तक हमने ऐसा देखा एनिमल मॉडल के अंदर या जानवरों में हमने एक्सपेरिमेंट किया है कि हम उसको खाना देते हैं, पीना देते हैं और सोने नहीं देते हैं। तो हम देखते हैं 3 दिन के अंदर बहुत विचलित हो जाता है, उसको मानसिक प्रार्थना होने लग जाती है। और अगर हम उसे और ना सोने दें तो उसको फिजिकल प्रॉब्लम्स भी होने लग जाती हैं। और कुछ हफ्तों में खाना और पीना देने के बावजूद भी हो सकता है उसकी मृत्यु हो जाए। तो नींद हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत, अगर नींद पूरी नहीं होती है तो ये असर भी बहुत बुरा डालती है। बहुत बुरा डालती है। तो अगर नींद पूरी ना होने से जो हम आमतौर पर हम स्लीप डिसऑर्डर्स देखते हैं, तो कौन से होते हैं आम स्लीप डिसऑर्डर्स? जी देखिए, एक तो नींद का ना आना सबसे कॉमन तो ये इंसोम्निया, जिसमें स्ट्रेस में है, नींद का नहीं आना है, उसे हम इंसोम्निया कहते हैं। इसके अलावा एक नार्कोलेप्सी बीमारी होती है जिसके अंदर क्या होता है कि एक्सेसिव स्लीपीनेस होती है। जैसे मैं अभी आपसे बात करता हूँ, बात करते करते लोग सो जाते हैं। जिनको नार्कोलेप्सी होता है उनको दिन में बैठे बैठे नींद आ जाती है और लगभग पूरे टाइम ही नींद रहती है। इसके अलावा पैरासोमनियास होते हैं, स्लीप में चलने की बीमारी होती है, स्लीप में बोलने की बीमारी होती है। एक रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है जिसके अंदर लोग सोते हैं तो स्लीप के अंदर पाँव के मूवमेंट्स होते हैं, मतलब उनको पता नहीं होता पर पार्टनर बताएगा कि देखिए इनके पाँव हिलते रहते हैं। और ये जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसके अंदर क्या होता है जब मरीज सोता है तो उसकी सांस की नलियों में रुकावट होती है और उस रुकावट होने की वजह से इन्फ्लेमेशन होता है शरीर में, उससे बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो कई बार जटिल भी हो सकती हैं। तो एक बार मैं आपसे चाहूंगी कि स्लीप एपनिया के बारे में आप थोड़ा ज्यादा विस्तार से बताइए और इसके लक्षण क्या हैं वो भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल। तो स्लीप एपनिया जैसे कि नाम ही बता रहा है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, तो इसके अंदर रुकावट हो जाती है सोते वक्त। तो क्या होता है कि जनरली किन लोगों में ऐसा होता है? जिनकी गर्दन छोटी हो, मोटे ज़्यादा हों, अनुवांशिक भी हो सकता है, मेल्स में ज़्यादा होता है और 35 साल से लोगों के में ज़्यादा होता है, स्मोकिंग करने वालों में ज़्यादा होता है, थायराइड वालों में ज़्यादा होता है। तो इसके अंदर क्या होगा, आपके ये जो अपर एयरवे है इसके अंदर रुकावट होगी। जब आप सोएंगे टंग फॉल होगी। जब आप सांस अंदर लेंगे तो सांस के अंदर टर्बुलेंस होगा। टर्बुलेंस मतलब रुकावट होगी और सांस रुक रुक के जाएगी। तो इसकी वजह से मरीज को खर्राटे आएंगे और जब वो सोएगा तो कई बार सांस रुक जाएगी, जिसे हम अपनिया कहते हैं। तो सांस रुकने हो सकता है उसकी नींद खुले और कई बार ना खुले।
जब ये होता है, जो रुकावट होती है, इसकी वजह से कई सारे सिम्टम्स होते हैं, हम देखते हैं। तो कुछ सिम्टम्स होते हैं जो नाइट टाइम सिम्टम्स होते हैं, जो यूजुअली पार्टनर होता है वो आपको बता पाएगा, जैसे कि खराटों का आना, सोते सोते सांस का रुक जाना, या फिर पार्टनर कहेगा भी ये सोते हैं, सोते सोते एकदम से बैठे हो जाते हैं। मरीज है उसको नहीं पता पड़ेगा, जो व्यक्ति है उसे नहीं पता पड़ेगा, मैं बैठा हो जाता हूँ, बैठेगा और फिर वापस से सो जाएगा। और जब आदमी सोएगा तो सुबह जब उठेगा, नेक्स्ट है जो डे टाइम सिम्टम्स हैं। इसके अंदर क्या होगा, जब आप सुबह उठेंगे तो रिफ्रेशिंग स्लीप नहीं होगी, सर में भारीपन लगेगा आपको, डे टाइम स्लीपीनेस होगी। आप काम कर रहे हैं, काम करते करते सो गए, आप टीवी देख रहे हैं, हम लोग देखते हैं टीवी देखते देखते सो गए। अच्छा, ऐसे में क्या होता है, जो साथ वाले होते हैं या मरीज होते हैं, सबको ये लगता है इनकी नींद तो बहुत अच्छी है साहब, ये तो पूरे टाइम सो जाते हैं, नींद तो इनको बहुत अच्छे से आती है। बट ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। डे टाइम स्लीपीनेस एक बड़ा ही अलार्मिंग सिम्टम्स है, जो हो सकता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का एक कारण हो या एक वजह हो। तो जो डॉक्टर के शर्मा ने अभी बातें बताई हैं कि स्लीप एपनिया में आपको दिन और रात में काफ़ी अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। डॉक्टर के शर्मा की जो भी अहम बातें हैं, हम एक बार आपको फिर से ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। डॉक्टर के शर्मा की अहम बातें: दिन में नींद आना, जोर से खर्राटे लेना, नींद के दौरान सांस लेने में मुश्किल होना, अचानक नींद में जाग जाना, गले में खराश, सुबह सिर दर्द होना, कंसंट्रेट करने में मुश्किल, मूड स्विंग्स, हाई ब्लड प्रेशर, रात को पसीना आना, ये सभी स्लीप एपनिया के लक्षण होते हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर लोगों को क्या लगता है कि अगर उन्हें खर्राटे आते हैं यानी वो बहुत अच्छी नींद ले रहे हैं, तो क्या ये बात सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। और ये बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा आपने, बड़ा कॉमन है। और हम लोग हमारी डेली प्रैक्टिस में देखते हैं कि जब भी हम किसी स्लीप से संबंधित सवाल करेंगे तो सबसे पहला जो उसके पार्टनर का कोई होगा, साहब इनको तो नींद बहुत अच्छी आती है, तो सोते ही खर्राटे लेने लग जाते हैं और बड़ी अच्छी नींद आती है। और यही हमने बचपन से हम लोगों ने भी यही देखा है कि भाई हम लोग जो भी हमारे जो बड़े लोग थे, सोते थे, खर्राटे आते थे, तो सब लोग यही कहते हैं इनको बड़ी अच्छी नींद आती है। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है, क्योंकि क्या है कि जो नींद का आना है, खर्राटों का जो आना है, वो नॉर्मल फिनोमेना नहीं है। वो एक, जैसा मैंने आपको बताया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीपिंग का बहुत लक्षण हो सकता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि खर्राटे आना अच्छी नींद का संकेत होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जरूरत है अब डॉक्टर से कंसल्ट करने की। डॉक्टर साहब, क्या जो ये स्लीप एपनिया है, क्या वो रोड एक्सीडेंट्स का भी कारण बन सकती है? जैसा आपने बताया कि कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है जिसको ये प्रॉब्लम होती है, तो क्या इससे रोड एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा, ये एक रोड एक्सीडेंट्स का प्रमुख कारणों में से एक है। जो स्टडीज़ हैं वो वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा स्टडीज़ उपलब्ध हैं इसके ऊपर। तो ये पाया गया है कि जो भी रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें पाया गया बैकग्राउंड में स्लीप एपनिया बड़ा कॉमन कारण है। कि आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते चलाते आपको डोजिंग हुई, नींद आ गई, नींद आ गई तो आपका एक्सीडेंट हो गया बेसिकली। सो जब भी जैसे ड्राइवर्स का टेस्ट करते हैं या जो ऐसे काम है जिनके अंदर कंसंट्रेशन की जरूरत है, तो उसमें हम स्लीप एपनिया को जरूर स्क्रीन करते हैं। तो इसको स्क्रीनिंग करने के लिए कई सारे क्वेश्चनेयर उपलब्ध हैं। तो जैसे जो लोग विशेषकर ड्राइवर्स हैं उनको हम क्वेश्चनेयर देते हैं। अगर उसके अंदर वो क्वेश्चनेयर है, एफवर्थ स्लीपीनेस स्केल है, वो पॉजिटिव आता है, तो हम उनको स्लीप एपनिया के फर्दर टेस्ट के लिए कहते हैं। और हम उनको कहते हैं कि भाई वो ड्राइविंग ना करें या कोई और जॉब करें। अगर स्लीप एपनिया का इलाज अगर नहीं हो पाता है, तो उसकी जो शारीरिक सेहत है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, जैसे स्लीप एपनिया के अंदर क्या होगा कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा नहीं जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी पूरी बाहर नहीं निकलेगी, तो बॉडी में इन्फ्लामेशन की स्थिति होगी, वो पूरी बॉडी में ही होगी। तो इससे बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर वो हार्ट की वेसल्स के अंदर होगी तो कॉरोनरी आर्टरी डिजीज या हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाएगी। वेसल्स के अंदर होगी तो बीपी बढ़ जाएगा। जिस मरीज को शुगर है तो शुगर कंट्रोल में नहीं आएगी। अगर ब्रेन की वेसल्स के अंदर वो सूजन होती है तो स्ट्रोक या लकवा जिसे हम कहते हैं उसकी संभावना बढ़ जाएगी। इवन लेप्टिन एक होता है जो हार्मोन होता है, सिक्रीट होता है, तो ऐसे लोगों में मोटापा हम लोग देखते हैं। जो मोटे लोग होते हैं जिनको एपनिया होता है, वो लोग कहते हैं कि साहब हम लोग डाइट का बहुत ध्यान रख रहे हैं, हम लोग बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर भी हमारा वजन कम नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल स्लीप एपनिया के मरीजों के अंदर एक्सरसाइज करने के बावजूद भी कुछ हार्मोन्स होते हैं, सिक्रीट होते हैं, जिसकी वजह से वजन कम नहीं होता है। ये प्रमुख चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक ऐसी मशीन जो स्लीप एपनिया की परेशानी को खत्म कर सकती है।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं स्लीप एपनिया के बारे में, एक ऐसी परेशानी जिसके बारे में कई बार आपको पता ही नहीं होता। कई लोग इसको परेशानी ही नहीं मानते। एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते कि कितने ऐसे लोग हैं जो इसको परेशानी नहीं मानते। हाल ही में हुई एक स्टडी के मुताबिक 93% भारतीयों को 8 घंटे से कम की ही नींद मिल पाती है। वहीं 58% लोगों को नींद पूरी न होने से काम करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 55% भारतीयों में खर्राटे लेने की समस्या पाई गई है। 72% भारतीय रात में 2 से 3 बार नींद से उठते हैं। नींद की कमी ने 80% भारतीयों के पारिवारिक रिश्तों को प्रभावित किया है। कई बार खर्राटे भी लोगों के बीच तनाव का कारण बन जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, शरीर के साथ साथ जो स्लीप एपनिया है वो किसी के पर्सनल रिलेशंस को भी प्रभावित कर सकती है। तो कोई आपके पास ऐसा कोई एग्जाम्पल है जिसमें आप हमारे दर्शकों को ये बता सके कि स्लीप एपनिया ने किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत रिश्तों पर कितना प्रभाव डाला है? मैं आपको एग्जाम्पल बताना पाऊंगा कि हमारे पास एक पेशेंट आए और उनकी वाइफ साथ में ही थी। तो उन्होंने आते ही बैठते ही जो सबसे पहला सवाल मुझसे किया वो किया कि डॉक्टर साहब, ये जब सोते हैं ना तो मुझे लगता है कि मैं घर छोड़ के भाग जाऊँ। तो मैंने कहा भाई ऐसा क्यों? तो बोले इनको इतनी तेज़ खर्राटे आते हैं कि मुझे हेडेक हो गया, मुझे माइग्रेन था वो बढ़ गया है ना। और बोले अगर आप इनके खर्राटे आज मैं लास्ट टाइम आपके पास आई हूँ, या तो आप इनके खर्राटे ठीक कर दीजिए या फिर उनको छोड़ दूँगी, है ना। और ये तो ऐसा है जो हम बहुत कॉमनली देखते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो डिवोर्स का एक बहुत ही कॉमन कारण है ये। भारतीय हम लोग थोड़ा संस्कृति है जिससे हम जुड़े रहते हैं। महिलाएं विशेषकर मैं कहूँ तो खर्राटों को सह लेती हैं, पर बहुत से केसेस में हमने देखा है कि अगर खर्राटों का इलाज ना किया जाए, अगर हम लोग उनको रोके नहीं, तो कई बार ये तलाक तक की स्थिति तक पहुँच सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि स्लीप एपनिया के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? रिस्क फैक्टर्स में बात करूं मैं तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जेनेटिक फैक्टर होता है सबसे इम्पॉर्टेंट। कि कई बार फैमिली के अंदर भी जो हमारे जैसे जो शरीर की बनावट होती है, गर्दन की बनावट होती है, एक हम ग्रेडिंग करते हैं, मल्लम पट्टी ग्रेडिंग कहते हैं हम, जिसके अंदर हम माउथ की जो ओपनिंग होती है, गले की ओपनिंग, उसको हम देखते हैं। तो कईयों में वो बनावट ही कम होती है, मान लीजिए बहुत ही कम खुलापन हो, तो उन लोगों में समस्या होने की संभावना ज़्यादा रहती है। दूसरा जो कारण है वो है मोटापा। तीसरा है कि मेल या फिर पुरुषों में ये ज़्यादा पाई जाती है और उम्र के साथ ये ज़्यादा पाई जाती है। लगभग 40 साल से ज़्यादा के लोगों में ज़्यादा पाई जाएगी। इसके अलावा जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो एक रिस्क फैक्टर है। जिनको थायराइड की समस्या है वो एक रिस्क फैक्टर है। और जो लोग जैसे सेडेंट्री लाइफ जीते हैं, जो लोग ज़्यादा बैठे रहते हैं और जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनमें समस्या ज़्यादा पाई जाती है। तो अगर हमें इसको डायग्नोज करना हो तो हम इसको डायग्नोज कैसे कर पाएंगे? क्या घर पर ही कोई ऐसा टेस्ट हो सकता है जिससे पता लग सके कि इस इंसान को स्लीप एपनिया है? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले हमें स्क्रीनिंग के लिए कई सारे क्वेश्चनेयर्स आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एपवर्थ स्लीपीनेस स्केल करके आता है। वो हम ओपीडी में बैठे बैठे ही पेशेंट या किसी को भी दे सकते हैं, ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं। अगर उसके हम देखते हैं, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब आपको स्लीप एपनिया होने की संभावना रहती है। फिर आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से संपर्क करिए और वो आपके सिम्टम्स के नार एक पॉलीसोम्नोग्राफी टेस्ट होता है। ये टेस्ट कई लेवल के होते हैं, लेवल 1 से लेवल 4 तक। लेवल 4 का जो टेस्ट होता है वो उसके अंदर हम घर पे क्या करते हैं, एक पेशेंट के नाक के अंदर फ्लो मीटर लगा देते हैं। अगर उसमें फ्लो रुक रहा है या सांस की रुकावट होती है तो वो हमें बता देता है कि भाई एपनिया है। तो हम ऐसे मरीजों को फुल स्लीप स्टडी के लिए कहते हैं। लेवल 1 और 2 की जो स्टडीज़ होती हैं, इनके अंदर हम कई सारी चीज़ें देखते हैं। जैसे हमारी आई का मूवमेंट देखते हैं, मसल्स का मूवमेंट देखते हैं, सांस की रुकावट देखते हैं, ऑक्सीजनेशन देखते हैं, ईसीजी देखते हैं, लेग का मूवमेंट्स देखते हैं। तो ये सारी चीज़ों को देख के एक हम रिपोर्ट बनाते हैं जिसको हम पॉलीसोम्नोग्राफी रिपोर्ट कहते हैं। अच्छा, ये जो पॉलीसोम्नोग्राफी है ये हॉस्पिटल में भी हो सकती है और घर पे भी हो सकती है। कई बार हम देखते हैं मरीज मेरे पास आया, हमें लगता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, तो मैंने उनको कहा कि साहब आप भर्ती हो जाइए, हम रात को आपको भर्ती करके एक टेस्ट करेंगे पॉलीसोम्नोग्राफी। तो कहते हैं साहब मेरे को तो हॉस्पिटल में नींद ही नहीं आएगी। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आजकल घर पे सेम स्टडी हो सकती है, ऑब्जर्व स्टडी करते हैं हम लोग घर पे। वो बंदा जो होता है, जो टेक्नीशियन है, वो सारा सामान लेके जाता है, प्लस वहीं पे रहता है वो, तो वो सारी पैरामीटर्स को रिकॉर्ड करता है। फिर हम उसको कंप्यूटर में लेते हैं और एक पूरी रात्रि की हम रिपोर्ट निकालते हैं जिसके अंदर हम AHI होता है या स्लीप एपनिया की ग्रेडिंग करते हैं। प्लस हम देखते हैं ऑक्सीजन और लेग मूवमेंट, ECG, इन सब की क्या स्थिति रहती है। इसको देखते हैं हम, स्लीप एपनिया को ग्रेड करते हैं माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर।
अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इसके लिए कोई ट्रीटमेंट है जिससे स्लीप एपनिया को ख़त्म किया जा सके या इसे कंट्रोल में लाया जा सके? जी, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमें डायग्नोस करना है तो हम पॉलीसोमनोग्राफी करते हैं, उसके हिसाब से हम ग्रेडिंग करते हैं। उसमें एक एपनिया हाइपो एपनिया इंडेक्स होता है जो हम कैलकुलेट करते हैं, कितनी सांस में रुकावट है उसका इंडेक्स होता है। तो हम उसको माइल्ड एपनिया कहते हैं जब वो इंडेक्स 5 से 15 के बीच में हो, मॉडरेट कहते हैं जब वो 15 से 30 के बीच में हो, और सीवियर कहेंगे जब वो 30 से ज़्यादा हो। तो एक जो नॉर्मल एडवाइस होती है जो हम सारे मरीजों को देते हैं वो है स्लीप हाइजीन, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट रिडक्शन मतलब वजन का कम करना। तो ये सारी तो हम सबको कहते हैं। इसके अलावा हम कहते हैं कि जो करवट लेके सोएं आप, क्योंकि एपनिया जो होता है सीधे सोने में, सुपाइन सोने में ज़्यादा होता है, तो करवट लेने के सोने में हमने देखा है एपनिया कम होता है। ठीक है, अब इसके अलावा क्या माइल्ड जो केसेस होते हैं उनके अंदर ये जो चीज़ें ये कारगर सिद्ध होती हैं। मॉडरेट एपनिया अगर किसी को है तो अगर उसको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हैं या बहुत ज़्यादा दिन में नींद आ रही है, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम है, तो उनमें हम सीपैप के लिए कहते हैं। सीपैप के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। इससे पहले मैं 2 चीज़ों के बारे में और बताना चाहूँगा आपको। एक आती है मैंडिबुलर एडवांसिंग डिवाइस, जिसके अंदर हमारा जो जबड़ा होता है वो डिवाइस आगे की तरफ कर देती है, तो एक तरह से पीछे की जो रुकावट होती है उसको खोल देती है। तो मॉडरेट एपनिया में ये भी काम करता है। पर जो सीवियर केसेस होते हैं उनके अंदर सीपैप बड़ा कारगर सिद्ध होता है। तो सीपैप के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो ये मशीन है ये कैसे काम करती है, और जो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? सीपैप जो है उसका फुल फॉर्म है कंटिन्यूस पॉजिटिव एयर प्रेशर, मतलब कंटिन्यूसली एक प्रेशर देता है। ये मशीन है, जैसा कि आप देखेंगे इधर ये रखी हुई है, तो ये सीपैप मशीन है। तो ये मशीन एक तरह से कंप्रेशर है। इस पाइप के जरिए ये हम देख रहे हैं, ये मास्क लगा हुआ है, तो इसके जरिए ये नेजल प्रेशर देती है। नेजल प्रेशर से क्या होगा, एपनिया के अंदर जो रुकावट है ये स्प्लिंटिंग डिवाइस की तरह काम करेगी, एक पॉजिटिव प्रेशर देगी जिससे जो रुकावट है वो दूर हो जाएगी। और दूर होने की वजह से गैस का जो एक्सचेंज है वो हो जाएगा और जो एपनिया की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। और ये मशीन बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। हमने देखा है अधिकतर जो मरीज हैं जो इस मशीन का यूज़ करते हैं उनको 3 से 6 महीने में अपने सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदा आता है। मशीन के बारे में बताना चाहूँगा मैं। ये जो कंप्रेशर है इसके अंदर हम प्रेशर सेट कर सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम प्रेशर सेट करते हैं। ये ऑटो मोड पे भी रन करती है, जो मरीज की रुकावट है उसके अनुसार अपने प्रेशर को एडजस्ट करती है। रुकावट ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा रहेगा, रुकावट कम है तो प्रेशर कम रहेगा। उसके अलावा ये मशीन जो इस पाइप से कनेक्ट होकर यहाँ पे आती है, आप ये देखिए, ये जो है मैं आपको जस्ट बताना चाहूँगा, ये मास्क है, इसमें छेद है और ये हम नाक पे लगा देते हैं इस तरह से। इसको निकाला भी जा सकता है आराम से, ये देखिए कोई भी मरीज अपने आराम से खुद निकाल सकता है इसको और खुद ही लगा सकता है। इस तरह से निकाल दिया गया है इसको और ये करके लगा दिया गया है। लगाने के बाद इसको अप्लाई करते हैं, अप्लाई करके ये स्ट्रैप है इसको हम करके टाइट कर देते हैं। टाइट करने के बाद मरीज, ये बड़ा ही कंफर्टेबल है, ड्रीम वेयर मास्क है, बहुत कंफर्टेबल है। इसके अलावा और भी कई तरह के मास्क आते हैं जिनके अंदर नोज़ भी पूरी हो जाती है। कुछ लोग जो मुंह से ज़्यादा ब्रीदिंग करते हैं उसके अंदर फेस मास्क भी आता है जिसके अंदर यहाँ से लेके मुंह भी कवर हो जाता है। जी, नाक और मुंह दोनों ही कवर हो जाता है उसके अंदर, विशेषकर वो लोग जो मुंह से ज़्यादा ब्रीदिंग करते हैं। अधिकतर मरीजों में, जैसा मैंने आपको बताया, 6 महीने में लोग आके कहते हैं साहब हमारी तो लाइफ चेंज हो गई। तो समस्या को क्या ये जड़ से भी खत्म कर सकती है ये मशीन? देखिए, समस्या जो है वो डिपेंड करता है, जगह मोटे हैं जैसे मान लीजिए आपके यहाँ फैट बहुत ज़्यादा है तो मशीन आपको हेल्प करेगी, आपके सिम्टम्स को कम करेगी। आपका जैसे मान लीजिए कोई मरीज है जिसका बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा, शुगर कंट्रोल में नहीं आ रहा है, स्ट्रोक हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है, तो मशीन का क्या करना है, नॉर्मल बॉडी की जो फिजियोलॉजी है, जो रुकावट है उसको दूर करना है। पर अगर आप मोटे हैं तो आपको वॉक करना ही पड़ेगा, अगर आपको और कोई समस्या है या और कोई बीमारी है उसका इलाज लेना ही पड़ेगा। तो मैं ऐसा कह चाहूँगा, ये अगर रेगुलर यूज़ करते हैं तो लगभग इस समस्या को जड़ से मिटा तो नहीं पर पूरी तरह से कंट्रोल करके रखती है। और इसके साथ में अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं और डॉक्टर की सलाह, हाँ बिल्कुल, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो हो सकता है फ्यूचर में आपको मशीन की ज़रूरत ना पड़े। डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि आप हमारे दर्शकों को कुछ बेसिक स्लीप हाइजीन के बारे में बताइए। स्लीप हाइजीन देखा जाए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट है समय पे सोना, एक ही समय हम लें, उसी पे सोएं, उसी पे उठें। सेकंड चीज़ जो है कि सोने से पहले कोई भी बेवरेजेस हैं जैसे अल्कोहल ना लें, है ना, चाय नहीं लें, कॉफ़ी नहीं, कैफ़ीन वाले बेवरेजेस ना लें। इसके अलावा बड़ा कॉमन है कि हम लोग सोते हैं, सामने टीवी चल रहा होता है
तो जैसे हमारी बॉडी को हम जैसा ट्रेन करेंगे वैसा ही होगा। अगर आप बिस्तर पे जाते ही बॉडी को लगेगा हमें सोना ही है, तो आपको जाते ही नींद आ जाएगी। आप टीवी देखेंगे तो बॉडी कंफ्यूज हो जाएगी भी क्या करना है। और आजकल जो सबसे बड़ी समस्या है दैट इज़ ऑफ मोबाइल और सोशल मीडिया। हर कोई बिस्तर पे जाता है, सोने के बजाय आप फ़ोन खोल के बैठ जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं कहूँगा बिल्कुल आपको फ़ोन देखना बैठ के देखिए, आपको बुक पढ़नी है बैठ के पढ़िए, आपको टीवी देखना है बैठ के देखिए। पर अगर बेड पे जा रहे हैं तो आपकी बॉडी को यही मैसेज दें कि भाई मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। तो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप स्लीप हाइजीन का ये है कि जब भी आप बेड पे जाएं तो सोने के लिए जाएं, और विश्वास रखिए थोड़े दिनों आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली ट्रेन हो जाएगी। जैसे ही बिस्तर पे जाएंगे आपको नींद आ जाएगी। इसके अलावा ऑयली फूड्स नहीं लेने, स्मोकिंग एंड अल्कोहल को अवॉइड करना है। कि ये इन सारी अगर हम इनका ध्यान नहीं रखते हैं तो स्लीप एपनिया के शिकार होने के बहुत ज़्यादा संभावना है। तो बहुत ही अच्छी बातें आपने बताई स्लीप एपनिया के बारे में, और जो बेसिक स्लीप हाइजीन आपने बताए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अपने सभी दर्शकों से हम यही उम्मीद करते हैं कि आपको स्लीप एपनिया के बारे में कई अहम जानकारी हम इस कार्यक्रम के जरिए दे पाए हैं। हमारी कोशिश आपको स्लीप एपनिया जैसे डिसऑर्डर से सतर्क और जागरूक करने की है। आप सभी से मैं ये गुजारिश भी करना चाहूँगी कि अगर आपको जो सिम्टम्स हमने अपने पूरे कार्यक्रम के जरिए बताए हैं, अगर वैसा कोई भी लक्षण आपको दिखाई देता है तो आप जल्द से जल्द डॉक्टर से कंसल्ट करें। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।